नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस क्लास में बात करते हैं। मैं इससे पहले के वीडियो में अपन क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक देख चुके हैं राजस्थान सेवा नियम के। और ये बुक है टारगेट 50, उसकी पीडीएफ है, तो वो अपन उसमें देख रहे हैं। अगर आप किसी साथी को पीडीएफ लेनी है, ये पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको ये मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले के भाग में अपन ने 1 से 20 तक देखा था और पूरा रिवीजन के तौर पर रहेगी ये, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये रहा कि राजस्थान सेवा नियम में सक्षम प्राधिकारी से क्या परिभाषित है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सक्षम प्राधिकारी, उसका मतलब क्या है। तो सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है 7(6) में। कौन से में? 7(6), नियम 7(6) में सक्षम प्राधिकारी दिया गया है। तो नंबर 1 है इसमें कि ऐसे प्राधिकारी जिनको राजस्थान सेवा नियम के अनुसार कार्य करने की शक्तियाँ दी गई है। तो यही ऑप्शन नंबर 1 सही है कि ये इसमें सक्षम प्राधिकारी है। और परिशिष्ट 9 में किस में दिया गया है? परिशिष्ट 9 है, उसके अंदर इसकी वो मिलता है सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख। और नियम कौन सा है? 7(6). तो ये भी चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं अपन कि राजस्थान सेवा नियम में सक्षम प्राधिकारी सूची किस में है। सूची में परिशिष्ट कौन सा है? तो परिशिष्ट 9 है, इसके भाग सेकंड। तो परिशिष्ट 9 के अंदर सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है। और जो ये है परिशिष्ट 14, इसके अंदर विभागाध्यक्ष की दी गई है, जो आगे अभी और आएगी। तो सक्षम प्राधिकारी परिशिष्ट 9 में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत जिन प्राधिकारियों को शक्तियां दी गई है, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग किन मामलों में कर सकते हैं। तो ये वही सक्षम प्राधिकारी से संबंधित ही है। तो किन मामलों में कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है, सरकार के सेवा नियमों के संबंध में कर सकते हैं। किसके संबंध में कर सकते हैं? सरकार के सेवा नियम से संबंधित ये नियमों का पालन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं अपन। 24 है, संचित निधि से आशय क्या है। संचित निधि से आशय क्या है? तो संचित निधि से आशय, पहले बात करें थी संचित निधि का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो ये उल्लेख मिलता है 7(7) के अंदर संचित निधि। और ये संविधान में बात करें तो 264(1) के अंदर वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 201 के अंदर 266(1) में संचित निधि का उल्लेख मिलता है। और नियम कौन सा है? 7(7) से है। ठीक है साथियों, ये चीज़ हो गई सही। संचित निधि का अनुच्छेद भी याद रखना है, नियम भी याद रखना है। और स्थानीय निधि है वो 7(18) के अंदर आएगी, आगे आएगी, तब इसकी बात और कर लेंगे अपन। नियम 25 है, रूपांतरित अवकाश राजस्थान सेवा नियम में दर्शाए गए हैं। तो रूपांतरित अवकाश किस में दर्शाए गए हैं? तो रूपांतरित अवकाश का उल्लेख मिलता है राजस्थान सेवा नियम 93(2) के अंदर। और 93(1) के अंदर मिलता है अर्ध वेतन अवकाश, रूपांतरित 2 में है, और 3 में अध्यय अवकाश है। ठीक है साथियों, ये आगे आएगी। तो रूपांतरित अवकाश 93(2) के अंदर मिलता है राजस्थान सेवा नियम के अंदर। 25 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। तो राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? तो कर्तव्य का उल्लेख मिलता है अपन को 7(8) के अंदर। और 7(4) किससे संबंधित है? तो 7(4) की बात करें तो ये कैडर से संबंधित है। 7(12) आगे आएगा, सार्वजनिक अवकाश से संबंधित है। 7(7) किससे है? संचित निधि से संबंधित है। तो ऐसे रिवीजन भी हो गया अपना वापस कि 7(4) में कैडर है, 7(12) के अंदर स्थानीय निधि सार्वजनिक अवकाश है, और 7(7) के अंदर संचित निधि का उल्लेख मिलता है। और 7(8) के अंदर कर्तव्य यानी ड्यूटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर्तव्य में सम्मिलित माना जाता है। तो कर्तव्य में क्या क्या सम्मिलित माना जाता है? पदभार ग्रहण का जो अवधि होती है वो ज्वाइनिंग टाइम भी माना जाता है कर्तव्य। परीक्षा दिन, परीक्षा आने का काल,
वो भी कर्तव्य माना जाता है। शिक्षार्थी की सेवा यदि बिना व्यवधान के स्थायी पद पर नियोजित हो तो भी माना जाता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बात करें पदभार ज्वाइनिंग टाइम, और जो शिक्षार्थी का उल्लेख किस में मिलता है, तो याद करो, तो शिक्षार्थी का उल्लेख मिलता है अपन को 7(2) के अंदर पढ़ा था अपन ने पहले, तो ऐसे अपना रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में। तो कर्तव्य किस में, 7(8) के अंदर कर्तव्य है। और कर्तव्य से मतलब क्या क्या है, पदभार ग्रहण काल अवधि भी कर्तव्य में मानी जाती है। प्रोफेशनल ट्रेनी होता है, उसका कार्य भी कर्तव्य में माना जाता है। और शिक्षार्थी की सेवा यदि बिना व्यवधान के स्थायी पद पर नियोजित हो तो वो भी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा कि कर्तव्य से अनुपस्थित मानी जाती है। कर्तव्य से अनुपस्थिति कब मानी जाती है ये बोल रहा है, तो पदभार ग्रहण अवधि, नहीं साहब ये कर्तव्य माना जाता है। आदेशों की प्रतीक्षा एपीओ बोलते हैं, नहीं वो भी मानी जाती है, कर्तव्य माना जाता है। यह है सी कि बिना आज्ञा सेवा से अवकाश पर रहने की अवधि। बिना आज्ञा सेवा से अवकाश पर रहने की अवधि क्या होती है, कर्तव्य से अनुपस्थिति मानी जाती है। और कर्तव्य का उल्लेख किस में मिलता है, 7(8) के अंदर कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। जयपुर और जोधपुर कोषागार से स्थानांतरित अधिकारी को कार्यभार संभालने के लिए कितनी अवधि कर्तव्य के रूप में मानी जाती है। तो देखो जयपुर और जोधपुर है ना, इसके लिए तो है 7 दिन, और जयपुर जोधपुर के अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए है 3 दिन। और ये उल्लेख किस में मिलता है, तो ये मिलता है 8(1) के अंदर मिलता है, 7(8)(1) के अंदर। नियम 7 का 8 का ए उपवा के ए में मिलता है। तो जयपुर जोधपुर के लिए 7 दिन कोषागार अधिकारी के लिए, और बाकी के लिए 3 दिन का मिलता है। ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सिक्कर कोषागार से स्थानांतरित अधिकारी को कार्यभार संभालने के लिए कितनी अवधि कर्तव्य के रूप में मानी जाती है। तो देखो जयपुर जोधपुर के लिए 7 दिन का था, तो बाकी के लिए सबके लिए कितना है, 3 दिन का अवकाश दिवस माना गया है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि कर्तव्य नहीं मानी गई है। पढ़ते हैं, देखिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणाधीन में प्रोफेशन ट्रेनिंग की अवधि, नहीं ये तो मानी गई है। फिर है बी आदेशों की प्रतीक्षा अवधि, नियम 7(8) थर्ड में है, जो छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार से राशि प्राप्त करते हुए प्रशिक्षण पर, नहीं ये भी मानी गई है। भारतवर्ष में के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी को यदि प्रशिक्षण समाप्ति पर सेवा में लिए जाने हेतु चयन किया हो तो सेवा पर प्रशिक्षण तुरंत बाद कार्यक्रम की अवधि, नहीं साहब ये भी है। क्वेश्चन नंबर ये डी सही रहेगा इसका, डी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के तुरंत बाद नए पद पर कार्य करने की अवधि, ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अपने कर्तव्य नहीं मानी जाती है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं अपन। 32 बोल रहा है राजस्थान सेवा नियम में शुल्क को परिभाषित किया गया है। तो शुल्क को किस में परिभाषित किया गया है, तो 7(9) के अंदर शुल्क का मिलता है उल्लेख। तो 7(9) के अंदर शुल्क है। 7(6) में बात करें अपन तो सक्षम प्राधिकारी है। 7(12) के अंदर सार्वजनिक अवकाश है, और 7(11) के अंदर आगे आएगा तो उसके अंदर विभागाध्यक्ष मिलता है उल्लेख। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7(9) के अंदर शुल्क परिभाषित किया गया, यानी फीस के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि शुल्क कहलाती है। तो शुल्क की परिभाषा क्या है कि किसी अन्य अशासकीय संस्था में किए गए अतिरिक्त कार्य की राशि क्या कहलाती है, तो शुल्क कहलाती है। और वैसे अगर अगर उसी संस्था में करता था तो वो वेतन होता है। और फीस क्या होती है,
तो अशासकीय संस्था में किए गए अतिरिक्त कार्य क्या कहते हैं, उसको शुल्क कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे मिलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि क्वेश्चन नंबर 34, राज्य कर्मचारी को प्राप्त आवर्तक या अनावर्तक राशि जो केंद्र या राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उसे फीस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शुल्क कहते हैं साहब। तो ये शुल्क किस में है उल्लेख, 7-9 के अंदर है। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी यही था। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान सेवा नियम के 7.10 में परिभाषा दी गई है। तो 7.10 के अंदर किससे संबंधित है, तो 7.10 है वैदेशिक सेवा से संबंधित है। किससे संबंधित है, वैदेशिक सेवा से। तो यह 7.10 के अंदर वैदेशिक सेवा। फिर है 36 नंबर क्वेश्चन 36, वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारी वेतन व भत्ते प्राप्त नहीं करता है। तो किससे नहीं करता है वैदेशिक सेवा जाने पर, तो राज्य की संचित निधि से नहीं करता है, राज्य की संचित निधि से प्राप्त नहीं करता है। तो वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारी वेतन और भत्ते प्राप्त नहीं करता, कहाँ से, संचित निधि से प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, यह है 36 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं 37 37 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 तरफ चलते हैं कि राजपत्रित अधिकारी को राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में परिभाषित किया गया है। तो राजपत्रित अधिकारी है ना, उसको परिभाषित किया गया 7.10(a) के अंदर। 7.10 के अंदर तो परिभाषित किया गया है वैदेशिक सेवा, है ना, और अभी पढ़ा था अपन। और 11 के अंदर विभागाध्यक्ष और 7.1 के अंदर है आयु। तो राजपत्रित अधिकारी का उल्लेख कौन से नियम में मिलता है, ये मिलता है 7.10(a) के अंदर, राजपत्रित अधिकारी। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन 38, राजपत्रित अधिकारी निम्न में से नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवा IAS अधिकारी होते हैं ये। तो राजस्थान सिविल सेवा के अनुसूची 1 में दर्ज पद संविदा के तहत जो राजपत्रित है ये भी है। सेवानिवृत्त राज्य अधिकारी जो सेवा, ये डी सही रहेगा इसका, कि जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त राज्य अधिकारी, वो राजपत्रित अधिकारी नहीं होते। ठीक है साथियों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं कि राजस्थान सेवा नियम के अनुसार विभागाध्यक्ष कहलाते हैं। तो विभागाध्यक्ष कौन सी परिशिष्ट के अंदर है, तो परिशिष्ट 14 के अंदर विभागाध्यक्ष है। और अभी न इससे पहले पढ़ा था अपन सक्षम पदाधिकारी, उसकी परिभाषा किस में थी, तो उसकी थी 8 के अंदर। किस में थी, उसकी 9 के अंदर थी। परिशिष्ट 9 के अंदर कौन है, सक्षम पदाधिकारी है। और विभागाध्यक्ष परिशिष्ट लगभग 6 या 7 आएगी इसके अंदर, और 7 में से एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। तो 2 तो आ गई है, एक वो विभागाध्यक्ष परिशिष्ट 14 के अंदर, सक्षम पदाधिकारी 9 के अंदर आ गई है। इनको आप एक जगह भी लिख सकते हो तो ज़्यादा इजी रहेगा ये थोड़ा, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, सार्वजनिक अवकाश राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में परिभाषित है। तो सार्वजनिक अवकाश अपन ने पढ़ चुके हैं, कि अपन पढ़ा था कि नियम 12 के अंदर है, 7-12 के अंदर सार्वजनिक अवकाश है। थोड़ी एक्स्ट्रा बातें भी कर लेते हैं। नियम 10(a) किस में पढ़ा था अपन, 10(a) है राजपत्रित अधिकारी से। ठीक है साथियों, और आगे चलते हैं अपन 41 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे कि सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की कौन सी विधि नियमों में नहीं है। तो सार्वजनिक अवकाश करने की कौन सी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है या सभी के द्वारा कर सकते हैं। तो इसके द्वारा ये पूछ रहा नहीं है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन घोषित अवकाश ये भी आते हैं। राजकीय विज्ञप्ति के माध्यम से घोषित अवकाश ये भी आते हैं सार्वजनिक अवकाश। कार्यालय आदेश द्वारा घोषित अवकाश जिसका एक्ट में प्रावधान हो तो ये भी आते हैं। ये पूछा नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ये तो तीनों तो आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है सार्वजनिक अवकाश। सार्वजनिक अवकाश का उल्लेख किस में मिलता है, तो 7-12 के अंदर सार्वजनिक अवकाश का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, और 42 की तरफ चलते हैं अपन। 42, राजस्थान सेवा नियम 7-13 के अनुसार परिभाषित मानदेय के रूप में कर्मचारी को कौन सी राशि प्राप्त होती है। देखो इसमें 2 क्वेश्चन आ गए, तो
एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि 7-13 नियम है वो किससे संबंधित है, तो वो मानदेय से संबंधित है। और मानदेय का उल्लेख कौन से नियम में मिलता है, तो 7-13 के अंदर मानदेय से संबंधित है। अब इसमें पूछा है मानदेय होता क्या है, तो मानदेय का मतलब ये है, मतलब जो राशि मिलती है कि सरकार में विशिष्ट प्रकृति के कार्य अतिरिक्त रूप से करने पर सामाजिक कार्यों के लिए पारिश्रमिक, मतलब अतिरिक्त प्रकार से, जैसे जैसे अभी महंगाई राहत कैंप थे, उसमें किसी ने ज़्यादा बढ़िया काम किया हो तो उसको जो बोनस मिलता है या वो से वैसी कोई राशि होती है वो मानदेय होती है। इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। तो मानदेय सर विशिष्ट प्रकृति कार्यों के लिए अतिरिक्त रूप से जो जिनको जो बोनस मिलता है, जो मिलती है सैलरी के अलावा, वो मानदेय होता है, वो हर किसी को नहीं मिलता है। तो मानदेय का उल्लेख 7-13 के अंदर है। और विशिष्ट कार्य के लिए जो शुल्क दिया जाता है या जो बोनस मिलता है उसको बोलते हैं अपन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। पदभार ग्रहण काल अवधि स्वीकृत की जाती है, तो पद ज्वाइनिंग टाइम पूछा है ये, तो 7-14 के अंदर है। एक तो ये कौन से में 7-14 के अंदर ज्वाइनिंग टाइम है, पदभार अवधि। और इससे क्या 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 है इसमें, तो कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर यात्रा के लिए दिया जाने वाला समय कौन सा है, ये होता है पदभार ग्रहण अवधि। और अधिकतम कितने दिन का हो सकता है, अधिकतम 15 दिन का हो सकता है, ये आगे अवकाश में आएगा। 43 हो गया। अब चलते हैं 44 पर। 44 पर है कि राजस्थान सेवा नियम की परिभाषा 7-15 के अंदर निम्न में से कौन सा अवकाश की श्रेणी के अंदर नहीं आता है। इसमें 13 अवकाश आते हैं, तो 13 अवकाश जो हैं वो कौन से नहीं आते हैं ये पूछा है। तो इसके अंदर अध्ययन अवकाश का उल्लेख मिलता है, अध्यय अवकाश मिलता है। अध्यय अवकाश पढ़ेंगे अपन 93 के 3 के अंदर, असाधारण अवकाश 96। आकस्मिक अवकाश कोई अवकाश नहीं है, यह एक सुविधा होती है। अध्ययन अवकाश पढ़ेंगे अपन 109 109 के अंदर। ये 13 अवकाश कौन से हैं, एक बार वो याद करवा देता हूँ मैं। तो 13 अवकाश हैं: उपार्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, रूपांतरित अवकाश, अध्यय अवकाश, विशेष चिकित्सा अवकाश, असाधारण अवकाश, विशेष असमर्था अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, बच्चा गोद देखभाल, मेडिकल और मतलब हॉस्पिटल जो अवकाश होता है वो, और अध्ययन अवकाश। इस प्रकार से 13 अवकाश हैं जो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आकस्मिक अवकाश कोई अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। जो 13 अवकाश हैं वही अवकाश की श्रेणी में आते हैं। और जो आकस्मिक अवकाश है ये एक सुविधा होती है, ये जो प्रोबेशन ट्रेनी है उनको 15 मिलती है, अवकाश की श्रेणी में आगे अपन पढ़ेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि राजस्थान सेवा नियम के अनुसार कौन सा अवकाश अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखो, चिकित्सालय अवकाश आता है, विशेष चिकित्सा अवकाश आता है, अध्यय अवकाश आता है, उपयुक्त विकल्प कोई नहीं। आकस्मिक जो अवकाश है ना वो अवकाश की श्रेणी के अंदर नहीं आता है, ये चीज़ याद रखनी है। क्योंकि अपन को ये लगता है कि आकस्मिक अवकाश, ये जो अध्यय अवकाश है, ये ऐसे लगता है कि ये नहीं है, लेकिन ये तो है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अवकाश काल में कर्मचारी को जो राशि दी जाती है वह राशि कौन सी कहलाती है। अवकाश काल में जो राशि दी जाती है वो अवकाश वेतन होती है साथियों, और अवकाश वेतन होती है, अवकाश काल में दी जाती है। अवकाश काल में जो अवकाश वेतन दिया जाता है उसका उल्लेख कौन से में है, तो ये है 7-16 के अंदर। कौन से में, 7-16 के अंदर आप ये इसका उल्लेख मिलता है। तो अवकाश काल में कर्मचारी को जो राशि दी जाती है वह राशि क्या कहलाती है, 7 अवकाश वेतन कहलाती है एक तो। और उल्लेख कौन से नियम में मिलता है, तो उल्लेख मिलता है 7-16 के अंदर मिलता है। ठीक है साथियों, आगे मिलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। यह रहा 47। अवकाश वेतन किस नियम में परिभाषित किया गया है। अवकाश नियम 7-16 के अंदर है। 7-16 में अवकाश वेतन है। 7-15 के अंदर क्या है, तो अवकाश 15 प्रकार 13 कौन से 13 अवकाश हैं, 13 अवकाश है 7-15 के अंदर। 7-11 में क्या है, विभागाध्यक्ष है। और 7-15 ये कोई उल्लेख नहीं है इसका। तो अवकाश से संबंधित कौन से हैं,
16 है अवकाश वेतन, और केवल अवकाश से 15 हो गया, 11 विभागाध्यक्ष हो गया। और विभागाध्यक्ष का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में मिलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जो विभागाध्यक्ष है उसका उल्लेख परिशिष्ट कौन से के अंदर मिलता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48, राज्य कर्मचारी जब अवकाश पर रहता है तो मासिक वेतन किस रूप में प्राप्त करता है। जो मासिक वेतन अवकाश वेतन के रूप में प्राप्त करता है, नियम कौन सा है, नियम 16 है, 7/16 अवकाश वेतन होता है ये। ठीक है साथियों, तो अब मासिक वेतन किस रूप में प्राप्त करता है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो जो थ्योरी है उस पर जिस तरह से बन सकता है, एक एक नियम से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप अगर थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप इनके क्वेश्चन दे रहे इनके रिप्लाई दे रहे होंगे आराम से, और अगर नहीं दे रहे हो तो आप थोड़ा साथ साथ बोलते रहिए, और बोलने से चीज़ें याद होती है। तो क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 49 है कि स्थानीय निधि से क्या आशय है, स्थानीय निधि से क्या आशय है। तो स्थानीय निधि का उल्लेख कौन से में नियम में मिलता है, तो 7/18 के अंदर मिलता है। कौन से मिलता है, 7/18 के अंदर स्थानीय निधि का उल्लेख मिलता है। फिर बात करते हैं अपन 7/18 आ गया है ना, 7/18 में स्थानीय निधि है, और तो स्थानीय निधि का स्थानीय आशय क्या है, तो सरकारी नियंत्रण के निकायों द्वारा अर्जित राजस्व स्थानीय निधि है ये। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर क्या है कि स्थानीय निधि से आशय क्या है, सरकारी नियंत्रण के निकायों द्वारा अर्जित राजस्व स्थानीय निधि है। स्थानीय निधि नियम नंबर 18 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन स्थानीय निधि होएगा, अब 50 की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 50 है, थोड़ा ऐसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान सेवा नियम के किस नियम के अनुसार राज्यपाल किसी संस्था निकाय की निधि को स्थानीय निधि घोषित कर सकता है, तो यह है 7/18 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। कौन सी मिलती है, 7/18 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है जो स्थानीय निधि को घोषित कर सकता है। फिर आगे चलते हैं अपन 7/18 स्थानीय निधि घोषित। अब बात करें कि स्थानीय निधि किसी भी संस्था को कौन घोषित कर सकता है, तो उसको राज्यपाल घोषित कर सकता है। इस चीज़ का भी याद ध्यान रखना है, कोई भी संस्था प्राइवेट संस्था है तो उसको स्थानीय निधि का मतलब है कि कोई भी संस्था है जैसे प्राइवेट संस्था है तो उसको सरकार जब चाहे उसको सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट घोषित कर सकती है और उसके अंदर कुछ भी काम करवा सकती है। ठीक है, इससे संबंधित है स्थानीय निधि। फिर बात करते हैं 51। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में 51 नहीं लेंगे, अपन 50 तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे 51 से लेके आगे तक जितना वीडियो होता है, क्योंकि वीडियो लगभग 23 मिनट का हो चुका है, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपने नियम लगभग 7/18 तक हो चुके हैं। आगे के वीडियो में अपन बात ये 7 जो 40 तक है उसकी बात करेंगे। ठीक है साथियों, बाकी PDF लेनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और उसका लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।